बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। दिल्ली दंगों से जुड़े करीब 6 साल पुराने अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत का फैसला आ गया। कलकत्ता कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत के निर्णय के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। करीब 6 साल पुराने अंकित शर्मा हत्याकांड में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया। कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को दोषी करार दिया, जबकि इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहे 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषियों को हत्या, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा, वैमनस्य फैलाने समेत कई धाराओं में दोषी माना। हालांकि आपराधिक साजिश की धारा 120(b) से बरी कर दिया। फिलहाल सजा पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या और दिल्ली दंगा से जुड़े मामले में दिल्ली स्थित कड़कड़डुमा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन को आरोपी माना है। इसके साथ ही अगर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो कुल 11 आरोपियों में 6 को बरी कर दिया गया है और 5 आरोपियों को, जिसमें कि ताहिर हुसैन भी शामिल है, 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। हालांकि इस मामले में ताहिर हुसैन और उसके वकीलों का कहना है कि आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे और इन तमाम बातों को आगे हाईकोर्ट में रखेंगे। जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें, साल 2020 का यह मामला है, जिस वक्त में अंकित शर्मा की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध को लेकर तनाव हिंसा में बदल चुका था। चांदबाग, खजूरी खास और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में पथराव, आगजनी और झड़पों की घटनाएं सामने आ रही थी। इसी दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर लौटे थे। पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष के अनुसार वो हिंसा के बीच चांदबाग इलाके में पहुंचे, जहां भीड़ ने उन पर हमला किया। आरोप है कि उनकी हत्या कर शव को पास के नाले में फेंक दिया गया। वहीं 26 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा का शव चांदबाग इलाके के नाले से बरामद हुआ। इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कई लोगों पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए। अंकित शर्मा की अगर बात करें तो अंकित शर्मा ताहिर हुसैन के घर के आसपास में ही रहता था और जिस तरह से दिल्ली दंगा जो साल 2020 में हुआ था, उस वक्त में जिस तरह से ताहिर हुसैन के घर में ही कई लोगों ने मिल करके जिस तरह से अंकित शर्मा को पकड़ा और ताहिर हुसैन के घर के ठीक पास में ही एक नाले में उसकी बॉडी को फेंक दिया था। बाद में इस मामले की जाँच पड़ताल करने के बाद उसका बॉडी वहाँ से बरामद भी किया गया था। तमाम साक्ष्य सबूतों को आधार मानते हुए ताहिर हुसैन को कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोषी माना है। हालांकि कई जो आरोपी हैं, अगर अन्य आरोपियों की बात करें तो 6 अन्य आरोपी हैं जिनको इस मामले में एक थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि उनके खिलाफ जो तमाम जो साक्ष्य सबूत जो है पुख्ता तौर पे कोर्ट में साबित नहीं हो पाए, तो जिसका एक फायदा उन्हें मिला है। वहीं अदालत के बाहर इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अदालत का फैसला उनके उन दावों की पुष्टि करता है जो वे पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन उस समय आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। ताहिर हुसैन सिर्फ एक एक्टिव मेंबर नहीं थे आम आदमी पार्टी के, पूर्व निगम पार्षद भी थे आम आदमी पार्टी के। और जिस प्रकार से संजय सिंह और तमाम उनके लोगों ने उनको डिफेंड करने की कोशिश की थी उस वक्त, ये दिखाता है कि पूरी की पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन के साथ खड़ी थी। और आज जब वो कन्विक्ट हो गए हैं, दोषी करार दिए गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्या देश से माफी मांगेंगे? आम आदमी पार्टी ने
किस तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर डिवीजन डालने का काम किया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक फिरकाबाजी का रोल अदा किया और किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेलकर बेकसूर लोगों को मरवाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी उतने ही खतरनाक हैं जितना ताहिर हुसैन है, क्योंकि ताहिर हुसैन तो केवल एक गुर्गा है, असली जिम्मेवारी जो है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी की है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 अभियुक्तों में से 5 को दोषी ठहराया है। कुल 5 आरोपियों को करीब 6 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी तय किया है, लेकिन अब सबसे अहम फैसला सजा का होगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। और मामले में एक बड़ी खबर यह है कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आज ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोषी ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कड़कड़जुमा कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आपको बता दें 2020 के दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या और कड़कड़जुमा कोर्ट ने दोषी करार दिया है और आज ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोषी ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। तो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आज ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोषी ताहिर हुसैन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कड़कड़जुमा कोर्ट ने दोषी करार दिया, जिसके बाद ताहिर हुसैन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और आज ताहिर हुसैन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 2020 के दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी एआईयू ने बड़ा एक्शन लिया है। एआईयू ने 3 अलग अलग मामलों में कुल 6 किलो 37 ग्राम मारिजुआना यानी हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया है। इस कार्रवाई में 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई कुवैत और बैंकॉक से आई 3 अलग अलग फ्लाइट्स के यात्रियों पर हुई है। फिलहाल कस्टम इन तीनों मामलों की जांच कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि इन तस्करी की घटनाओं के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट या संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने यह बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई 2026 के लिए पीपीएसी शुल्क जारी कर दिया गया है। टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए पीपीएसी 15.99% से घटाकर 12.21% कर दिया गया है। नया शुल्क 10 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा, जिससे उपभोक्ताओं की बिजली बिल में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। और प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार। दिल्ली में जल्द लागू होगी नया सफर योजना। पुराने ट्रक और बसों को बदलने की योजना। दिल्ली में बदले जाएंगे पुराने कमर्शियल वाहन। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है और दिल्ली में अब जल्द लागू होगी नया सफर योजना, जिसमें पुराने ट्रक और बसों को बदलने की योजना होगी। दिल्ली में पुराने कॉमर्शियल वाहन बदले जाएंगे। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला। राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 लागू की है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है, लेकिन ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए सरकार ने मेगा प्लान बनाया है, जिसके तहत दिसंबर तक राजधानी में करीब 18,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है। हालांकि कई स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन फुटपाथ पर लगाए जाने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निपटने की तैयारी में दिल्ली सरकार जुट गई है। स्वस्थ रखने के लिए रेखा सरकार हर तरीके से हर वो कदम उठा रही है, जिससे दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। आपको बता दें कि स्वच्छ रखने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यू ईवी पॉलिसी 2026 की शुरुआत कर दी है और इसके तहत जो है वो करीब
दिसंबर महीने तक करीब 16 से 17,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अभी 8,000 के आसपास जो है ईवी स्टेशन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो ईवी स्टेशन पहले भी लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं, उसमें लोगों का कहना है कि फुटपाथ का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। और फुटपाथ तो आप जानते हैं कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली कितना भीड़ भरा वाला तस्वीर है। एक तस्वीर अपने सहयोगी कहेंगे कि जरा दिखाइए कि ये जो है वो आपको जामिया से अगर मोदी मिल की तरफ आप रास्ते में आते हैं तो ये लाल बत्ती पर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया और यहाँ पर जो है वो जाम अमूमन हमेशा रहता है, हमेशा यही तस्वीर रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये चार्जिंग स्पॉट बनाए गए हैं। यहाँ पर आप जो है जो ईवी चार्जिंग के बैटरी वाला सिस्टम है, जैसे ये देखिए कि यहाँ पर आप अपने जो 2 व्हीलर को लेकर आएंगे तो उसमें से अपना बैटरी निकाल कर इसमें रख सकते हैं और इससे बैटरी निकाल कर अपने गाड़ी में इंस्टॉल करके ले जाकर चला सकते हैं। देखिए ये अभी जो चालू मोड पे है 2 बैटरी को इसमें लगाया गया है, जो इंडिकेट यहाँ पर जो है एलईडी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको कि 2 जो है वो इसमें बैटरी का भी रखा गया है और चार्ज हो रहा है। लेकिन जो सवाल है जो यहाँ के लोग बता रहे थे उसके अनुसार जो है वो ये फुटपाथ पर लगाने से गाड़ी की संख्या यहाँ बढ़ती है और इस कारण जो है वो जाम की स्थिति कभी कभार बनने लगती है। हालांकि ये इलाका पहले से जो है वो जाम यहाँ पर रहता है चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन और जो है ये फुटपाथ पर ये लगाने के कारण जो है वो गाड़ियां यहाँ लगती है तो कमाबेश यहाँ का डिस्टेंस देखिए कि अगर एक गाड़ी यहाँ पर अगर खड़ी होती है तो अमूमन पूरा जो है स्पेस कवर हो जाएगा। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे चूंकि फुटपाथ जो अमूमन बनता है वो फुटपाथ जो चलता है वो बनता है पैदल यात्रियों के लिए कि पैदल यात्री फुटपाथ पर होकर चलेंगे ताकि सुरक्षित वो अपनी यात्रा को कर सके। चूंकि हैवी ट्रैफिक रहता है और अभी तो मैं जब ये दिखा रहा हूँ तभी करीब 3 से 4 बजे का वक्त हो रहा है और जब पिकअप ड्रॉप आवर में इस पर ट्रैफिक का और लोड रहता है और उस समय में जाम की और स्थिति होती है। अगर और भी कोई गाड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ आकर चार्जिंग स्पॉट पर लग जाए तो जाम की स्थिति खासा बनी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई बारिश और तेज हवाओं के साथ आपको बता दें जो बारिश हुई है उससे मौसम सुहाना हुआ है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो बड़ी खबर जहां पर दिल्ली एनसीआर में बारिश दर्ज की गई, तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं लोगों को भी बड़ी राहत मिली उमस और गर्मी से। दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बीते दिनों हुई बारिश ने सरकार को अल्टीमेटम और एक रुझान दे दिया है कि दिल्ली में अभी सफाई की कितनी जरूरत है। हालांकि मॉनसून से पहले ही दिल्ली सरकार और एमसीडी काम कर रही हैं। नदी नालों से गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना की सफाई का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। यमुना के 28 घाटों पर गाद निकालने, जलकुंभी हटाने और सीवेज प्रबंधन सुधारने के लिए 32 हाई कैपेसिटी मशीनें लगाई गई हैं और करीब 8,000 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और पिछले हफ्ते लगातार हुई मॉनसूनी बारिश ने दिल्ली की हवा को साफ कर दिया था, लेकिन अब हालात फिर बदलते नजर आ रहे हैं। बारिश थमते ही राजधानी की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। धूल भरी हवाओं, बढ़ती गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 261 दर्ज किया गया। हालांकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल ग्रैप का पहला चरण लागू नहीं किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की हवा आखिर अचानक इतनी खराब क्यों हुई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। AQI पहुंचा 261 के पार। दिल्ली की सांसों पर धूल का वार। कुछ दिन पहले तक लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली की हवा को साफ कर दिया था, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर थमा, मौसम ने नया रंग दिखाना शुरू कर दिया। तेज धूल भरी हवाओं ने राजधानी की फिजा बदल दी और एक बार फिर दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत AQI 261 दर्ज किया गया, यानी पुअर कैटेगरी। करीब 19 दिन बाद राजधानी की हवा फिर खराब स्तर पर पहुंची है। राजधानी दिल्ली में 19 दिनों के बाद हवा एक बार फिर से प्रदूषित होती जा रही है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रविवार को एक बार फिर से AQI 261 दर्ज किया गया। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो मौसम है उसमें काफी सुधार आया था और AQI में भी सुधार आया था। लेकिन एक बार फिर से जो ताजा आंकड़े हैं उनके हिसाब से AQI 261 हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये हवा जो है अब जहरीली है, प्रदूषित, और इसका असर लोगों पर पड़ सकता है। वहीं इससे पहले 22 जून को AQI 221 था। बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रैप उप समिति ने रविवार शाम बैठक कर दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा की। मौसम विभाग और IITM पुणे से मिले इनपुट के आधार पर फिलहाल ग्रेप का पहला चरण लागू नहीं करने का फैसला किया गया। लेकिन बैठक में सामने आया कि प्रदूषण की वजह दिल्ली का स्थानीय उत्सर्जन नहीं बल्कि ट्रांस बाउंड्री डस्ट है, यानी दूसरे राज्यों से उठी धूल हवा के साथ दिल्ली NCR तक पहुंची है। रविवार को CAQM की बैठक भी हुई, जिसमें ग्रैप लागू करने पर आवश्यक जो चर्चा है वो की गई कि आखिर ग्रैप लागू करना चाहिए कि नहीं। फिलहाल यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि फिलहाल किसी भी पाबंदी की जरूरत नहीं नजर आ रही है और अभी ग्रैप लागू नहीं हुआ है। उधर मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल उसकी सक्रियता कमजोर हुई है। दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मानसून ने पूरे भारतवर्ष को कवर कर लिया था। वर्षा गतिविधि भी काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। हालांकि फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें मानसून की जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी थी उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। मुख्य रूप से जो मानसून ट्रफ है वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा नॉर्थ में उत्तर दिशा में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वर्षा गतिविधि जो मध्य भारत पश्चिम भारतीय क्षेत्र है वहां पर जो है कमी देखी जा रही है। दिल्ली की यहाँ तक बात है तो इस पूरे सप्ताह भी जो अधिकतम तापमान है वो जो अभी की स्थिति चल रही है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अनुमान है कि पूरे सप्ताह इसी के आसपास रह सकते हैं। थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकते हैं। वर्षा की गतिविधि कुछ खास अभी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि पार्टली क्लाउडी स्काई कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती हैं। तो देखते हुए तापमान की जो है स्थिति अभी चल रही है वैसा ही कुछ देखने को अगले एक सप्ताह के दौरान मिल सकता है दिल्ली में। IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 15 जुलाई से, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में सप्ताह के अंत तक भारी बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल राजधानी में किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है। गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं दिल्ली में अब बारिश के बाद मिली राहत अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। हवा की गुणवत्ता फिर बिगड़ रही है और बढ़ती गर्मी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली वालों को अब इंतजार है मॉनसून की उस तेज बारिश का जो एक बार फिर राजधानी के मौसम को बदल सकती है और हवा में घुली धुंध और प्रदूषण से राहत दिला सकती है। अब नजरें टिकी हैं मॉनसून की अगली बारिश पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। From the streets, remember champions. ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। You think champions made in the
आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या केस में दिल्ली की ककरडुमा कोर्ट का फैसला, ताहिर हुसैन दोषी करार। 2020 के दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक बार फिर हत्या की सनसनीखेज वारदात से दहल उठी है। बेगमपुर थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 23 के एक पार्क में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। युवक का नाम चंदन था, जिसकी उम्र 23 साल थी। बताया जा रहा है कि वारदात बेगमपुर थाने से कुछ ही कदमों की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। अमरनाथ यात्रा में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। प्राकृतिक हिम शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी भले ही मौसम के प्रभाव से अंतर्धान हो चुके हों, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी उतना ही अटूट है। बड़ी संख्या में शिव भक्त पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर दर्शन, पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं। जम्मू से लगातार जत्थे भी कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो रहे हैं, जबकि बानिहाल से भाईचारे और इंसानियत की एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। देखिए आस्था, सेवा और सुरक्षा से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवलिंग अंतर्धान, लेकिन आस्था नहीं। शिवलिंग विलीन, श्रद्धालुओं का विश्वास कायम। श्रद्धालु कर रहे बाबा बर्फानी के गुफा के दर्शन। बम बम भोले, हर हर महादेव, इन्हीं जयकारों के साथ हिमालय की वादियों में आस्था का सबसे बड़ा संगम लगातार आगे बढ़ रहा है। बाबा बर्फानी का प्राकृतिक हिम शिवलिंग भले ही मौसम के प्रभाव से अंतर्धान हो चुका है, लेकिन श्रद्धा आज भी उतनी ही अटल है। हजारों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचकर भगवान शिव के धाम के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और खुद को धन्य मान रहे हैं। और हम लोग गए थे अमरनाथ दर्शन के लिए, उसके बाद वैष्णो देवी गए थे और बहुत सारे जम्मू कश्मीर में हम सारे प्लेसेस को मोस्टली सबको कवर किया हम लोगों ने। और जो भी हम न्यूज़ में देखते थे वैसा हमें कुछ फील नहीं हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो जवान थे जो हर जगह में हर मोड़ में खड़े थे और सबने ऐसा लग रहा था कि हम सब प्रोटेक्टेड ही हैं। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम लोग ऐसे कहीं जा रहे हैं और हमें कुछ हो जाएगा करके। और आज हम यहाँ पे कंतन में ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज है जो बना है वो देखने आए हैं और हमें बहुत गर्व है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि बढ़ते तापमान की वजह से प्राकृतिक हिम शिवलिंग यात्रा पूरी होने से पहले ही पिघल जाता है, लेकिन इससे यात्रा नहीं रुकती। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की अनुमति के अनुसार श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर दर्शन और पूजा करते हैं, क्योंकि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था सिर्फ हिम शिवलिंग से नहीं बल्कि उस पावन गुफा से भी जुड़ी है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी। इसी अटूट विश्वास की तस्वीर सोमवार को भी देखने को मिली, जब यात्रा के 12वें दिन करीब 24,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के धाम में माथा टेका। इसके साथ ही इस साल अब तक 2,51,359 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार तड़के जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर अमरनाथ यात्रा का 12वां जत्था भी कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 7,754 श्रद्धालु शामिल हैं, जो 303 वाहनों के काफिले के साथ कश्मीर घाटी की ओर निकले। इनमें 4,858 श्रद्धालु 170 वाहनों से पारंपरिक पहलगाम मार्ग पर रवाना हुए,
जबकि 2896 श्रद्धालु 130 वाहनों के जरिए बालटाल मार्ग से बाबा के दर्शन के लिए निकले। पूरे यात्रा मार्ग पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाया हुआ है। हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग, निगरानी और चेकिंग की जा रही है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से बाबा के दरबार तक पहुंच सके। वहीं और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।